और ज्योग्राफी का ये पहला चैप्टर है जिस पर बात करेंगे आप लोगों के साथ में। ज्योग्राफी में मैप को समझना जरूरी है और जो पहला चैप्टर से जो क्वेश्चन मेंस में अभी तक आए हैं उसमें से एक क्वेश्चन आया हुआ है सिग्निफिकेंस ऑफ लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडिया का क्या महत्व है उसके लोकेशन के अनुसार। तो इस पर बात करने के साथ साथ दूसरा क्वेश्चन जो अक्सर आता है वो आता है बॉर्डर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। भारत की जो सीमा की समस्या है वो क्या है। तो हम लोग इंडिया के मैप से आज अलग अलग मैप, इंडिया का फिजिकल मैप भी थोड़ा बताएंगे आपको। इसके बाद भारत की पोजीशन बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर बनाती है वो देखेंगे। नेपाल के साथ जो मुख्य बॉर्डर है क्या प्रॉब्लम है। भूटान अभी हाल में आप देखे होंगे चर्चा में काफी था। श्रीलंका के साथ भी क्या भारत का डायरेक्ट तो बॉर्डर नहीं है लेकिन फिर भी विवाद कहाँ पर है ये जानेंगे। म्यांमार के साथ में ये बर्मा और इसके साथ भी क्या भारत की समस्या है। ये चाइना वाला जो पोर्शन है तो ये जानेंगे कि चाइना के साथ में आखिर भारत की दिक्कत क्या है। तो ये आज का मुख्य फोकस पार्ट होगा और ये पाकिस्तान जो रोज चर्चा में रहता है, पाकिस्तान के बारे में भी कौन सा पोर्शन सबसे ज्यादा परेशान करके रखा है पाकिस्तान का। ये जो आप देख रहे हैं पंजाब, पाकिस्तान में भी एक पंजाब है और इसी में इसका इस्लामाबाद आप ऊपर की ओर देख रहे होंगे, इस्लामाबाद और रावलपिंडी ये जो अलग से जो मार्किंग किया हुआ है नेशनल कैपिटल है इसका। और रेड कलर जो दिख रहा है वो प्रोविंशियल जो प्रोविंशियल कैपिटल है। जैसे कि ये देखिए बलूचिस्तान, जहां पर पाकिस्तान में डिमांड चल रहा है अलग एक प्रांत का, एक अलग देश का, ये बलूचिस्तान का एरिया। ये सिंध और यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है इसको खैबर पख्तूनिया कहते हैं। इस पर भी अफगानिस्तान के साथ इसकी लड़ाई चल ही रही है। ये मूल क्षेत्र है, पाकिस्तान का छोटा सा देश है लेकिन आप जानते हैं कि काफी परेशान भारत को करके रखा है। तो इस पर भी आज बात करना है आपके साथ। हम लोग इंडिया पढ़ रहे बेसिकली लेकिन साथ में दूसरे देश के बारे में भी थोड़ा सा जानना होगा क्योंकि हमारे जो नेबरिंग एरिया है इसलिए यहीं से शुरू भी कर रहे हैं कि ये जो आपको इलाका दिख रहा है नीचे वाला पोर्शन, थोड़ा नीचे यहाँ पर ये वाला पोर्शन, ये गुजरात वाला पोर्शन है और यहाँ से देखिए बॉर्डर गुजरात और ये हमारा राजस्थान वाला इलाका। और उसके बाद इस साइड में आप देखते होंगे कि जो पंजाब और जम्मू कश्मीर का इलाका है ये ऊपर वाला। तो ये जो मूल रूप से जो समस्या आती है वो इसी जोन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो इस पर बात करना है। तो चलिए भारत के नक्शे पर आ जाते हैं जो बेसिकली आज पढ़ना है आप लोगों को। और इसमें आप बेसिक चीज भारत के बारे जानते हैं इसलिए मैं बताया कि जो मेंस में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लोकेशन ऑफ इंडिया और दूसरा आता है व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया विथ इट्स नेबरिंग कंट्री। ये दो मेंस के लिए क्वेश्चन होता है लेकिन इसके मैप से पीटी में काफी क्वेश्चंस आते हैं तो वो जानना आपको बहुत जरूरी होता है। और भारत का आप अगर आप देखेंगे तो इसके इस जोन से यहाँ से इस जोन से लेकर के यहाँ से अगर आप देखें और यहाँ तक ये और ये ईस्ट वेस्ट जो रीजन है इंडिया का, ये ईस्ट है ये वेस्ट है और यहाँ सबसे ऊपर नॉर्थ से लेकर के ये
एक साउथ भारत के मुख्य भूमिका यहाँ है और एक साउथ भारत के मुख्य भूमिका सबसे नीचे है, वो अंडमान निकोबार के पास में है। तो सबसे पहले इसके कुछ फैक्ट्स को आप जान लेंगे, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है ये भी जान लेंगे, और तब आगे पढ़ेंगे। जो भी आपके डाउट्स होंगे आप बीच में पूछते जाइएगा, या बाद में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है। पहले हमने जो हिस्ट्री में भी जो सेक्शन पढ़ाया है, अगर आपकी मैपिंग क्लियर होगी तो कई क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट बनने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले कि भारत जो है, ये अगर हम लोग वर्ल्ड में देखना चाहेंगे तो ये 0 डिग्री इक्वेटर और ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, तो भारत जो है वो इस लोकेशन पर है। तो यहाँ से 0 से ऊपर है, ऊपर की ओर है ये पूरा, इसलिए भारत को सबसे पहले जानना है कि ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो 0 डिग्री विषुवत रेखा 2 भाग में पूरे वर्ल्ड को बांटती है, तो वो पूरे नॉर्थ में है इंडिया कंप्लीटली, तो इसको बोलेंगे हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। और इस 0 डिग्री से राइट हैंड साइड में है, तो हम लोग बोलेंगे कि भारत ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, पूर्ण रूपेण पूर्वी गोलार्ध में है। ये इंडिया का एग्जैक्ट लोकेशन है वर्ल्ड में। जब आप कहीं जाएंगे किसी टूर पर वर्ल्ड में और कोई आपसे पूछेगा, सपोज कीजिए कि आप सिंगापुर चले जाते हैं या लंदन चले जाते हैं, तो आपसे कोई पूछेगा कि भाई साहब आप कहाँ रहते हैं, तो आप बताएंगे कि हम इंडिया में रहते हैं। तो इंडिया कहाँ है, तो आप ऐसे अगर बताने लगिएगा कि नहीं समुद्र के किनारे है, हिमालय के किनारे में खड़ा है, तो नहीं समझ में आएगा। तो आपको लोकेशन बताना जरूरी हो जाता है। तो आप चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहिए चाहे कनाडा में रहिए, आप ये बताइएगा कि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं। तो भारत का एग्जैक्ट लोकेशन होगा उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। उत्तरी का मतलब हो गया विषुवत रेखा के उत्तर में, 0 से नॉर्थ में आप रहते हैं, और पूर्वी का मतलब हो गया प्राइम मेरिडियन से ईस्ट में रहते हैं। ये 2 जानना जरूरी है। अब सिर्फ इतना बोलने से काम नहीं चलेगा, इसलिए भारत का एक पर्टिकुलर लोकेशन होता है, और भारत का एग्जैक्ट लोकेशन है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, मतलब हम यहाँ की लाइन को बताना चाह रहे हैं। नीचे थोड़ा डाउन करेंगे कैमरा तब आपको दिखेगा, और ये ऊपर का पोर्शन जो दिख रहा है आपको, ये वाली पोर्शन, ये है, मतलब यहाँ नीचे आप लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये भारत के मुख्य भूमि का लोकेशन है वर्ल्ड में। लेकिन अगर हम अंडमान निकोबार से तुलना करें तो अंडमान निकोबार 0 के थोड़ा ज्यादा करीब है, तो इसकी जो चेंजिंग हो जाएगी थोड़ी डायरेक्शन, अंडमान निकोबार की लोकेशन है 6 डिग्री 39 मिनट नॉर्थ, मतलब जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है, वो 6 डिग्री 39 मिनट नॉर्थ पर है। ये है इंदिरा पॉइंट। और भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कैप कैमोरिन है। So when we talk about the southernmost point of Indian mainland, then it must be Cap Comorin in Kanyakumari, 8 degree 4 minute north. And when we talk about the southernmost point of India, it is Indira Point, 6 degree 39 minute north. नॉर्थ और साउथ का मतलब होता है, हम लोग हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, मतलब विषुवत रेखा से आप नॉर्थ में है या विषुवत रेखा से साउथ में है। इसी प्रकार से प्राइम मेरिडियन, जिसको आप ग्रीनविच टाइम रेखा के नाम से जानते हैं, उससे आप पूरब में है कि पश्चिम में है। तो भारत वहां के तुलना में पूरब में है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। तो इसके लिए भी एक लोकेशन है भारत का, और वो लोकेशन यहां से शुरू होता है, इस जगह से, जो गुजरात का सबसे लास्ट आपको
वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, जहां पर सर क्रिक पॉइंट है, इसका नाम ही है सर क्रिक पॉइंट, विच इज अगेन डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और इसकी लोकेशन है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ऐसे ईस्ट लिखेंगे, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लिखेंगे। ये इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, और यहां पर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये इंडिया की एग्जैक्ट पोजीशन है। पॉइंट वेलेंगो इन अरुणाचल प्रदेश, दैट इज ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। उसी प्रकार से नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट का नाम इंदिरा कोल है, इंदिरा कोल। जब माउंटेन में, किसी माउंटेन में दो साइड से ग्लेशियर जब रहता है और ग्लेशियर इसको काट करके एक आकृति बना देता है, इसको सर्क बोलते हैं, और ये आकृति जब एक दूसरे से दोनों साइड से टच कर जाती है तो इसको ज्योग्राफी में कोल बोला जाता है, इसलिए इंदिरा कोल नाम पड़ा। और पॉइंट जो होता है वो प्रोजेक्टेड लैंड होता है। कैप सुने होंगे आप लोग, इसे कैप कैमोरिन बोलते हैं। तो केप इज द प्रोजेक्टेड लैंड इन द सी। तो समुद्र में जो प्रोजेक्टेड लैंड होता है वो केप होता है, और केप के जो लास्ट सिरे होते हैं उसको पॉइंट बोला जाता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कैप कैमोरिन, इंदिरा पॉइंट एंड कैप कैमोरिन, तो कैप प्रोजेक्टेड लैंड है। तो भारत का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बाद जो टर्म सबसे ज्यादा आप सुनते हैं वो सुनते हैं कि भारत एक उपमहाद्वीप है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो भारतीय उपमहाद्वीप में भारत सबसे बड़ा देश है। हिमालय के साउथ में भारत सबसे बड़ा देश है, इसलिए इसका नाम ही भारतीय उपमहाद्वीप पड़ा। लेकिन ये उपमहाद्वीप क्या है? अगर आपसे कोई पूछेगा कि सब कॉन्टिनेंट क्या है, कॉन्टिनेंट तो आप जानते हैं कि जो मेजर लैंड मास सराउंडेड बाय ओशन एंड विच आर द पार्ट ऑफ पेंजिया, जो भी बड़े भूखंड पेंजिया के भाग है वो कॉन्टिनेंट है, वो महादेश है, महाद्वीप भी कहते हैं। तो व्हाट इज सब कॉन्टिनेंट? सब कॉन्टिनेंट क्या है? सब कॉन्टिनेंट जो है ये बोलेंगे कि इफ अ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट लुक्स लाइक, उन्होंने आंसर लिखा कि जिसकी अपनी खास भौगोलिक विशेषता होती है। पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट which looks like a separate continent due to any large geographical feature, then it is known as subcontinent. किसी महाद्वीप का वह भाग जो देखने में एक अलग महाद्वीप प्रतीत होता है, किसी भौगोलिक आकृति के कारण, उसे उपमहाद्वीप या सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। जैसे भारत उपमहाद्वीप का उदाहरण है, ये कोई बड़ा ज्योग्राफिकल फीचर यानी कि हिमालय। सो ड्यू टू हिमालय, द प्रेजेंस ऑफ हिमालय रिफ्लेक्ट इंडिया एज ए सेल्फ आइडेंटिटी, बट इन रियलिटी इंडिया इज ए पार्ट ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। है तो हम लोग एशिया के भाग, लेकिन हिमालय के चलते हिमालय का दक्षिणी भाग
एकदम से सेपरेट नजर आ रहा है, जिसमें भारत है, नेपाल है, भूटान है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है। तो ये भारतीय उपमहाद्वीप का उदाहरण है, ये उदाहरण इंडियन सब कॉन्टिनेंट का है। So when we talk about subcontinent, it means it must be separated by a continent and any of the physical features. इसे अरबियन सब कॉन्टिनेंट भी बोला जाता है, अरब उपमहाद्वीप, क्योंकि वहां अरब का इलाका अगर आप देखेंगे तो गल्फ ऑफ पर्सिया से, पूरी वेस्टर्न एशिया में गल्फ ऑफ पर्सिया से अरब का इलाका अलग हो गया है और सेपरेट नजर आता है, इसलिए उसको भी अरब का उपमहाद्वीप कहते हैं। जहां पर सऊदी अरब और उसके पड़ोसी देश हैं, उसको भी हम लोग उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो ये उपमहाद्वीप है, भारत एक उपमहाद्वीप है, याद रखना है इसको। इंडिया के बीचों बीच आप जानते होंगे कि कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, ठीक बीचों बीच यहां से एक कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये पास करती है। ऐसे, और इसलिए इंडिया का आधा भाग, ये जो रीजन है साउथ वाला, इसको ट्रॉपिकल कहते हैं, ट्रॉपिकल उष्णकटिबंध, और इसके ऊपर के भाग को टेम्परेट या सब ट्रॉपिकल कहा जाता है। ऊपर वाला पार्ट सब ट्रॉपिकल, उप उष्णकटिबंधीय। ट्रॉपिकल का मतलब हो गया कि इस रीजन में टेम्परेचर ज्यादा होता है। ऐसा आप जानते भी हैं कि सन की पोजीशन उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तक जाती है और उसके बाद सन वापस लौट जाता है। तो इस रीजन में टेम्परेचर ज्यादा है और टेम्परेचर ज्यादा होने के चलते इसको ट्रॉपिकल या उष्णकटिबंध कहा जाता है। लेकिन भारत में इस इलाके को, पूरे भारत को तो हम लोग ट्रॉपिकल कहते हैं। जब पूरे भारत की बात होगी तो उसको उष्णकटिबंधी कहा जाता है। इसलिए क्वेश्चन आता है कि हाफ पार्ट ऑफ इंडिया इज इन ट्रॉपिकल, हाफ पार्ट ऑफ इंडिया इज इन सब ट्रॉपिकल, then why India is regarded as a tropical country? Why not subtropical country? और इसका सबसे बड़ा दो आंसर में लिखेंगे, एक तो लिखेंगे ड्यू टू मानसून और दूसरा लिखेंगे ड्यू टू हिमालय। The presence of Himalaya in the northern side of India prevent us from the cold polar wind Buran, which comes from Russia. So if Himalaya, the existence of Himalaya is not there in the northern side of India, the cold wind of Buran, those are the oceanic, those are the wind of the polar area, cold wind, which penetrates towards the country, and the temperature of whole of the northern part of India, it becomes minus 40 degrees centigrade in the winter season. So whole of the northern part of India becomes a desert. अगर हिमालय नहीं होता तो उत्तरी गोलार्ध से बहने वाली ठंडी हवा, जिसका नाम क्या है, बुरान, जो रूस से बहती है, ये भारत में आ जाती और पूरे उत्तर भारत को एक शीत मरुस्थल में कन्वर्ट कर देती। उत्तर भारत एक शीत मरुस्थल हो जाता। इसलिए हमारा टेम्परेचर
अगर आप देखेंगे तो दिल्ली की टेम्परेचर, पंजाब की टेम्परेचर मैक्सिमम 4 डिग्री 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही नीचे जा पाता है, -40 हो जाता है। और ड्यूरिंग मानसून सीजन अगेन द मानसून विंड गोज टुवर्ड्स चाइना, ये यहां से क्रॉस करके चाइना की ओर चला जाता है, तो भारत में बारिश होता ही नहीं। फिर ये बारिश भारत में नहीं होता, ये दूसरे क्षेत्र में हो जाता। तो ये यहां से ये मॉनसून की विंड ये इधर चला जाता। तो इस दो कारण से इंडिया का आधा पोर्शन सब ट्रॉपिकल होने के बावजूद भारत को हम लोग कौन सा देश कहते हैं? ट्रॉपिकल देश कहते हैं। ये भी मेंस में आता है क्वेश्चन कि हाफ पार्ट ऑफ इंडिया इज इन ट्रॉपिकल, हाफ पार्ट इन सब ट्रॉपिकल, देन व्हाई इंडिया इज रिगार्डेड एज ए ट्रॉपिकल कंट्री। और आपको कुछ तो बेसिक चीजें जान लेनी है जो जरूरी है आपके पर्पज से। एक तो आपको ये जानना है कि भारत की कौन कौन सी चीज आपको अपने से जानना है, और जो चीजें अपने से नहीं जानना हो तो हम पढ़ाएंगे। पहला आपको जानना है कि भारत के कौन कौन से राज्य इन पड़ोसी देश के साथ में बॉर्डर कर रहे हैं। सो यू हैव टू मेंशन द नेम। आप एटलस में देख करके, मैप देख करके अपने से लिखिएगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इसके साथ डायरेक्टली म्यांमार से भी अगर टच हो रहा है तो कौन कौन से हैं। आपको उन राज्यों का नाम लिखना है जो राज्य हमारे साथ सीमा रेखा बना रहे हैं। ये आपको जानना बहुत जरूरी है पीटी के पर्पज से। नेपाल भी, हालांकि अफगानिस्तान के भी साथ थोड़ा सा हमारा टच होता है इस जगह पर, लेकिन फिलहाल ये इलाका पाकिस्तान के कब्जे में है। यहाँ पर डूरंड लाइन है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में, जो आज पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। हमारा जमीन पाकिस्तान ने कैप्चर करके रखा है। तो आप जरूर से इसको कर लीजिएगा। पहला आपको वर्क यही दे रहे कि जो भी राज्य पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ तो एक ही राज्य होगा, ये जम्मू कश्मीर वाला जो अभी डिस्प्यूटेड है। इधर में चाइना और नेपाल है और भूटान है। 3 इधर हो गया एरिया, चाइना, नेपाल, भूटान। इधर में म्यांमार और बांग्लादेश, और इस साइड में पाकिस्तान। श्रीलंका से हमारा डायरेक्ट बाउंड्री नहीं बन रहा, समुद्र में हमारा शहर है। और इसके साथ जो भी एरिया भारत के समुद्र के किनारे है, आप इसका भी नाम जरूर से लिख लेंगे। द स्टेट विच बॉर्डर्स बे ऑफ बंगाल और स्टेट विच बॉर्डर्स अरेबियन सी, ये अरब का सागर है और ये बे ऑफ बंगाल है। इसको जो बॉर्डर करता है ये भी आप अपने से जरूर से लिखेंगे क्योंकि बहुत जरूरी है वो। और लिखते समय ध्यान देंगे कि तमिलनाडु बॉर्डर्स बोथ साइड। तमिलनाडु जो है वो दोनों साइड का बॉर्डर वो बना रहा है, ये ध्यान रखिएगा। वो थोड़ा इधर भी टच करता है, थोड़ा इधर भी टच करता है। और पौंडीचेरी, ये दोनों साइड टच करते हैं। तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है कि तमिलनाडु दोनों साइड टच करता है, बे ऑफ बंगाल की साइड भी करता है और अरेबियन सी की भी साइड करता है। और पौंडीचेरी इज द ओनली यूनियन टेरिटरी स्टेट यूटी which is on the western side as well as on the eastern side. केरल में इसको माहे कहते हैं, आपके जानकारी में होगा।
आंध्र प्रदेश में इसे यनम कहते हैं, यनम। द नेम ऑफ पांडिचेरी इन आंध्र प्रदेश इज यनम। एंड इन तमिलनाडु इट इज नोन एज Karaikal and Puducherry. The four location is there in the country with Pondicherry. Mahe in Kerala, Mahe इधर माहे, और इन ईस्टर्न साइड, दोनों साइड में ये ध्यान दीजिएगा, जब पांडिचेरी की बात होती है तो ये बोथ साइड में है, ये बहुत जरूरी है जानना। और कर्क रेखा किस किस राज्य से क्रॉस करती है ये भी ध्यान रखेंगे। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि राजस्थान से क्रॉस करती है थोड़ा सा, इसलिए जब भी आप कर्क रेखा के बारे में जाने, देखिए ये यहां पर राजस्थान को टच करती है, तो एकदम से याद रखिएगा। और बहुत ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, अगर आप मैप रेगुलर देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो ये गुजरात और फिर राजस्थान को थोड़ा टच करती है। देखिए यूपी से काफी दूर जा रहा है, तो कंफ्यूजन उत्तर प्रदेश को लेकर के कभी कभी हो जाता है। और मध्य प्रदेश को टच करती है। छत्तीसगढ़ भी हाल में अलग राज्य बना, तो छत्तीसगढ़ को भी टच कर रही है। और झारखंड जो रांची के पास से है, और बंगाल, और इधर में याद रखना है कि त्रिपुरा और मिजोरम है, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। तो जब आप घर में पढ़ाई करेंगे तो मैप पर यह भी जानेंगे कि कर्क रेखा के सबसे नजदीक में कौन कौन से कैपिटल सिटी है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि टॉपिक ऑफ कैंसर के नजदीक कौन कौन से कैपिटल सिटी है। रांची है, गांधीनगर है, भोपाल है कि नहीं है, रायपुर है कि नहीं है, ये जाना कोलकाता है कि नहीं। इधर में त्रिपुरा मिजोरम याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो इसके साथ आप जैसा बताए इंदिरा कॉल नॉर्थ में और साउथ में इंदिरा पॉइंट। तो लेकिन अगर यहां से हम लोग देखें, ये वाला, ये 3214 किलोमीटर है फ्रॉम इंदिरा कोल टू कैप कैमोरिन। द डिस्टेंस फ्रॉम इंदिरा कोल टू कैप कैमोरिन 3214 किलोमीटर। और यहां से, इस जगह से, गुजरात के सरक्रिक से लेकर यहां तक सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये 2933 किलोमीटर। अब यहां पर हम आपको एनसीईआरटी में भी जो चीजें दी हुई हैं, हम एनसीईआरटी के साथ भी चल रहे हैं, ताकि आप अगर एनसीईआरटी नहीं भी पढ़े तो आपका वहां के क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। अब देखिए कि भारत का पोजीशन, जो अगर हम लोग यहां देखते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, और ईस्ट से वेस्ट आपने लिखा था 68 डिग्री 7 मिनट, ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। अब क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन लैटिट्यूड, 8 डिग्री से 37 डिग्री के बीच कितना डिग्री का अंतर आएगा? 8 डिग्री से 37 डिग्री के बीच कितने डिग्री का अंतर आएगा? 29 का। और 68 से 97 के बीच कितने डिग्री का अंतर आएगा? 29 का। तो क्वेश्चन है कि while difference
difference of latitude and longitude is equal. 8 डिग्री से 37 डिग्री और 68 डिग्री से 97 डिग्री, तो डिफरेंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इज इक्वल, बट द डिस्टेंस फ्रॉम north to south and east to west is different. What is the reason? एक डिग्री में, 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर, ये 1 डिग्री में 111 एवरेज किलोमीटर होता है। लेकिन इसका कारण क्या है कि उत्तर से दक्षिण भारत का 3214 किलोमीटर है, पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर है, जबकि दोनों के डिग्री में बराबर है। तो इसका कारण यह है कि आप लैटिट्यूड जो होता है 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक जो लैटिट्यूड है, so the length of latitude is going to be decreased when one moves from equator to pole. जब आप 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो अक्षांश रेखा की लंबाई घटने लगती है, और द डिस्टेंस ऑफ longitude is equal in any circumstances. देखिए, लॉन्गिट्यूड की लंबाई हमेशा एक रहती है, लेकिन अक्षांश रेखा की लंबाई 0 डिग्री पर जो है वो ध्रुवों की ओर जाने पर घट रही है। सो ये मेजर कॉज है कि द डिफरेंस ऑफ डिग्री इज सेम इन लैटिट्यूड इन लॉन्गिट्यूड, बट डिफरेंस इज इन किलोमीटर इज डिफरेंट। तो ये भी एक क्वेश्चन आपको याद रखना है जो एग्जाम में आता है। अब अगर आप देखते हैं तो भारत की वर्ल्ड का जो टोटल एरिया है उसका हमारे पास सिर्फ 2.4% ही है। कुल एरिया का भारत में 2.4% है, और ये जो हमारा एरिया है 3287,263 स्क्वायर किलोमीटर, ये हमारा टोटल एरिया है 3287,263 स्क्वायर किलोमीटर। और हमारा जो ये जो हमारा जो लैंड फ्रंटियर है, ये वाली पोर्शन, ये 15,200 किलोमीटर का है। मतलब इंडिया का लैंड फ्रंटियर 15,200 किलोमीटर का है, माने हमारा जो स्थलीय सीमा है, और हमारी जो समुद्री रेखा है वो 7516 किलोमीटर का है, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, वो 7516 किलोमीटर का है, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप 7516
2.16 kilometer. So if we talk about only the oceanic coast of mainland, फिर mainland जब बोलेंगे तो गुजरात से बंगाल तक, excluding अंडमान निकोबार and लक्षद्वीप. So it is 6100 kilometer. When we include Andaman Nicobar and Lakshadweep, then it becomes 7516 kilometer. And when we include Andaman Nicobar and Lakshadweep, and when we exclude Andaman Nicobar and Lakshadweep, it becomes 6100 kilometer. ये हमारा समुद्री तट है भारत का, और जैसा आप जानते हैं कि हमारी स्टैंडर्ड टाइम रेखा जो है भारत का, ये 82.5 डिग्री ईस्ट है. 82.5 डिग्री ईस्ट, जो यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इतने राज्यों से हमारी स्टैंडर्ड टाइम रेखा ये पास करती है. स्टैंडर्ड टाइम रेखा जो लंदन के तुलना में 5.5 घंटा आगे है. टाइम निकालने भी सिखा देंगे. तो ये भारत के, मतलब ये जो रेखा है, ये सभी इतने राज्यों से होकर के ये पारित होती है. 82.5 डिग्री ईस्ट, ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है. यहां पर जितना बचता है नैनी से माना गया था, नैनी इलाहाबाद के पास है, तो उसी समय से हमारा माना जाता है कि भारत की जो है ये लास्ट हमारी जो लाइन है, टाइम रेखा है. भारत का पूर्वी बिंदु में कुछ पुस्तकों में किबुथु लिखा हुआ मिलेगा. किबुथु पॉइंट, जो पॉइंट वेलेंगो को ही बोला जाता है. तो कुछ स्थान पर आप इसका जिक्र मिलेगा, और वेस्टर्न मोस्ट में कुछ स्थान पर गौर माता का जिक्र मिलेगा. गौर माता जो सरक्रिक पॉइंट के पास है. और दक्षिणी बिंदु तो आप जानते ही हैं, जिसको पूर्व में लॉ हिचिंग या पिग्मेलियन या पार्सन पॉइंट कहा जाता था. इसको लॉ हिचिंग पॉइंट, या कभी कभी पीटी में बच्चों को दिक्कत हो जाती है, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट. ये तीनों नाम इंदिरा पॉइंट का है. ग्रेट निकोबार के ऊपर इंदिरा पॉइंट का ये नाम है, तो इसको भी जान लीजिए. और इंदिरा कोल तो आप जानते हैं कि नॉर्थ में है, तो ताकि आपका छूटे नहीं, क्योंकि फिर बाद में तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो छूटना नहीं चाहिए. अब भारत का स्थलीय सीमा और बाकी चीज के बाद आप
कौन कौन से स्टेट जो है वो समुद्र से दूर है और बॉर्डर भी नहीं बना रहे? ऐसे भी ट्रिक के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ को ही देख लीजिए, मध्य प्रदेश को देख लीजिए, इधर हरियाणा है, इधर झारखंड है, विच नाइदर फॉर्म इंटरनेशनल बाउंड्री नॉर फॉर्म एनी कोस्टल प्लेन। आप ये भी एक क्वेश्चन रहता है। तेलंगाना भी है, ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बना रही है। ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्माण कर रहे हैं, और ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो किसी समुद्र से भी दूर है, मतलब दोनों चीज नहीं कर रहे। उसको इनलैंड कंप्लीटली बोलेंगे, तो उसके बारे में अब हम लोग देखते हैं एक करके कि किसके साथ हमारी बॉर्डर कहां पर कितना है। ये बांग्लादेश है, हमारी बॉर्डर बांग्लादेश के साथ आप देखेंगे तो चारों साइड से, मतलब एक साइड थोड़ा सा समुद्र को छोड़ दीजिए तो बांग्लादेश के साथ हमारी बॉर्डर है। बांग्लादेश का ये प्रमुख जो प्रोविंस है वहां का, हम एक बार नाम आपको पढ़ देते हैं। ये है रंगपुर। आप इतिहास में नाम सुनिएगा इन सभी का। राजशाही, खुलना, ये ढाका, सिलहट डिस्ट्रिक्ट, आप अक्सर जिक्र सुनते होंगे सिलहट का, असम के पास सिलहट डिस्ट्रिक्ट। चित्तगोंग, ये आप इलाका सुने होंगे इतिहास में कि 1930 में मास्टर सूर्य सेन के नेतृत्व में चित्तगोंग आर्मरी रेड हुआ था। चित्तगोंग यहां पर रेड किया गया था। ये 12 साल आपने सुना होगा कि जब जब आंदोलन चल रहा था उस समय 12 साल में, बंगाल विभाजन के समय 12 साल में कई लोगों ने पैदल मार्च किया था। यहां पर बहुत ज्यादा कम्युनल राइट हुआ था, तो इसलिए जानना जरूरी है। 12 साल का इलाका, चित्तगोंग का इलाका, और ये काफी बड़ा इलाका है चित्तगोंग का। ये पूरा जो हरा रंग आपको दिख रहा है ये चित्तगोंग है। ये वाला ढाका, ये इसकी राजधानी ढाका। और जो आपको बीच में ये व्हाइट जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन, ये वाली, इस प्रकार से इसको समझना आसान है। थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर दे रहे ताकि आपको आसानी हो समझने में। और इसमें कौन सा कलर ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं ग्रीन। और ये वाला, ये है, ये वाली जो लाइन देख रहे हैं ना, ये गंगा नदी का वह भाग जो बंगाल से टूट करके, बंगाल में टूटने के बाद बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता है, जिसको भागीरथी हुगली कहते हैं। ये गंगा नदी का वह भाग जो बंगाल में भागीरथी हुगली के नाम से जाना जाता है, वो बांग्लादेश में जाने के बाद जिसका नाम पद्मा नदी हो जाता है। तो ये वही पद्मा नदी है, भारत की गंगा नदी, जो बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। और ये जो नदी आपको दिख रहा होगा यहां से, ये वाला, इधर से एंट्री हुआ है असम साइड से, ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। ये ब्रह्मपुत्र है जो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है, यमुना नहीं, जमुना। और ये दोनों मिलने के बाद यहां पर ज्वाइंट स्ट्रीम को, इस ज्वाइंट स्ट्रीम को बोला जाता है मेघना नदी। सो मेघना इज द ज्वाइंट स्ट्रीम ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। गंगा दैट इज पद्मा, जमुना दैट इज ब्रह्मपुत्र, इसको मेघना बोलते हैं। और
ये लाइफ लाइन है पूरे बांग्लादेश की। ये नदी अगर भारत, अगर जैसे चाइना हमारे साथ करता है कि हमारा पानी रोक देता है, वहां डैम बना दे रहा है ब्रह्मपुत्र के ऊपर में, अगर भारत इस पर डैम बना दे, अगर भारत फरक्का बैरेज, आप नाम सुने होंगे, फरक्का में डैम बना हुआ है। हालांकि डैम और बैरेज में अंतर होता है, डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हो जाता है, लेकिन बैरेज जो होता है, बैरेज जस्ट कंट्रोल द एक्स्ट्रा वाटर ऑफ रिवर, नॉट मोर देन दैट। वह सिर्फ उसका एक्स्ट्रा वाटर को ही कंट्रोल करता है बैरेज। तो फरक्का बैरेज जो है, अगर भारत गंगा नदी का पानी को रोक दे और ब्रह्मपुत्र नदी का पानी पर डैम बना दे असम में, तो बांग्लादेश की बोलती बंद हो जाएगी, जैसे चाइना हमारे साथ अक्सर करता रहता है। तो ये बांग्लादेश के साथ हमारी जो सीमा है, ये लगभग 4096 किलोमीटर की है। बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा है, ये 4096 किलोमीटर का है। 4096 किलोमीटर का बॉर्डर हमारे साथ बांग्लादेश बना रहा है, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा में। त्रिपुरा में चकमा शरणार्थी काफी फेमस है, जो बांग्लादेश से आ जाते हैं। और जो असम में जो आप देख रहे हैं ना, अभी जो प्रॉब्लम चल रहा है बंगाल के चुनाव में भी, क्योंकि जो बांग्लादेश के लोग हैं वो, क्योंकि हमारी ये जो बॉर्डर है, ये ऐसा नदीय इलाका है कि जिसमें बहुत इजीली पेनिट्रेशन हो जाता है। इस जोन में पेनिट्रेट करना बहुत आसान है। इस जोन में पेनिट्रेट करना, देखिए ये वाला इलाका जिसको हम घेर दे रहे हैं, ये बांग्लादेश है। अब देखिए यहां पर इंटर करना बहुत आसान है। यही कारण है कि भारत को खासी परेशानी हो रही है कि जितने भी लोग हैं बांग्लादेश के लोग, वो चारों साइड भारत में घुस जाते हैं। इधर में पूरा इलाका बंगाल वाला और इधर असम, त्रिपुरा, मेघालय वाला इलाका है, जिसको कैसे रोका जाए भारत सरकार हमेशा सोचती रहती है कि मेघालय, त्रिपुरा और असम में इन्फिल्ट्रेशन रोके कैसे। तो चकमा शरणार्थी और जो आपको जो मैप दिखा रहे थे अभी बांग्लादेश का, वो ये इलाका है, और ये रिवर आप देख पा रहे थे उसमें, जहां पर सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन भारत में हो जाता है। तो इस इलाके के अलावा हम इस पर बात कर रहे थे। देखिए अभी ये बांग्लादेश का वो इलाका जहां पर ये जो सिलहट है इलाका उसका, और जो हमारे यहाँ पर सिलहट का कुछ पोर्शन है, सबसे ज्यादा माइग्रेशन इसी एरिया में हो रहा है। त्रिपुरा में चकमा शरणार्थी जो है वो आ रहे, और ये ढाका, ये वो इलाका है जहां पर 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और आगा खां के द्वारा 1906 में मुस्लिम लीग बनाया गया था। और आजादी के समय पूर्वी पाकिस्तान, इसी एरिया को बोला जाता था ईस्टर्न पाकिस्तान, ये पाकिस्तान को दिया गया था एरिया। तो इसके बाद आप एक दूसरे देश की ओर चलते हैं, और ये है मानचित्र नेपाल का। अभी हाल के दिनों में नेपाल से भी काफी दुश्मनी हुई है भारत की, इसलिए इसके भी बॉर्डर को जानना जरूरी हो जाता है नेपाल के साथ। और ये बहुत बड़ा बॉर्डर नहीं है, ये 1751 किलोमीटर का है, लेकिन हिमालय के पास है ये बॉर्डर। और आप देखिए ये इसके प्रोविंस के नाम जो आप कभी सुनते होंगे जरूर, और कुछ कुछ तो नदी का भी नाम है, जैसे महाकाली, सेठी, करनाली भी रिवर है वहां, भेरी, राप्ती भी नदी है वहां की, धौलागिरी तो माउंटेन का नाम है, गंडकी एक नदी का नाम है,
लुम्बिनी, ये अच्छा से आप जानते होंगे, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नारायणी बागमती नदी है। जनकपुर, राजा जनक के नाम से जनकपुर। सागर माथा, ये कोसी, ये भी प्रोविंस का नाम है। और मेची, सागर माथा यानी कि माउंट एवरेस्ट वाले इलाके में सागर माथा। माउंट एवरेस्ट का एक नाम सागर माथा भी है। तेथिज सी का ये हेड है, तेथिज महासागर का हेड है, तो उसको सागर माथा भी कहते हैं। तो ये जो इलाका है, इसमें इंडिया के साथ आखिर कहां प्रॉब्लम है? एरिया जैसा हमने बताया कि बहुत बड़ा नहीं है, 1751 है, लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, ये सारे इलाके को ये टच कर रहा है। अगर आप इसमें देखेंगे तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। नेपाल का इलाका जो है, देखिए यहां से ये उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश और ये बिहार, थोड़ा सा बंगाल को भी टच किया है, और फिर सिक्किम को। ये 1751 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, ये नेपाल के साथ हाल के दिनों में चर्चा में रहा है। बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर के कुछ इलाके में इनकी घुसपैठी भी हुई है। ये वाला पूरा जोन जो है, देखिए ये पूरा इलाका, जरूर चाइना इसमें मदद कर रहा है, लेकिन भारत के सभी पड़ोसी राष्ट्र इसी प्रकार से हैं जो भारत को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और रिवर डिस्प्यूट भी चल रहा है। वहां पर तराई क्षेत्र है, मतलब जितनी नदी नेपाल से निकलती है, तो नदी जब निकलती है तो अपनी आइडेंटिटी खो देती है, क्योंकि वहां पर चट्टानें बड़ी होती हैं, तो उसको भाबर एरिया बोलते हैं। और जहां पर री इमर्ज होती है नदी, उसको तराई बोलते हैं। वो फॉरेस्ट बेल्ट होता है, वो जंगल का इलाका हो जाता है। तो तराई के रीजन जो है, वो नेपाल और भारत का जो बॉर्डर एरिया है, जहाँ पर नदी री इमर्ज होती है, वो फॉरेस्टेड जोन है। तो वो इलाका इन दिनों चर्चा में है। ये और भी छोटा बॉर्डर बनाता है हमारे साथ, और वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी जीडीपी वहां के हैप्पीनेस पर आधारित होती है। बहुत अमीर तो देश नहीं है, लेकिन इसकी जीडीपी जो है वो हैप्पीनेस इंडेक्स पे निकाला जाता है भूटान का। भूटान और बहुत ज्यादा बड़ा देश नहीं है, सिर्फ 699 किलोमीटर की हमारे साथ बॉर्डर है इसकी। ऐसे तो सबसे छोटा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है, लेकिन चूंकि अफगानिस्तान डिस्प्यूटेड हो चुका है पाकिस्तान के कैप्चर होने के बाद, पाकिस्तान ने उस इलाके को कैप्चर कर लिया है, तो उसके बाद अगर देखेंगे तो भूटान की बॉर्डर सबसे छोटी है, 699 किलोमीटर की है, और बहुत छोटी बॉर्डर है ये। तो हमें लगता है कि ये लेकिन भूटान से भी भारत को खतरा होता है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि जब देश में एकजुटता नहीं हो तो क्या उसका नतीजा होता है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, तो सिक्किम इसमें देख लेते हैं, इस नक्शे पर क्लियर हो जाएगा। ये है भूटान, ये वाला एरिया, जिसमें सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम भी बॉर्डर कर रहा है और अरुणाचल प्रदेश कर रहा है। तो ये आप देख लेंगे, ज्यादा बड़ा बॉर्डर नहीं है। हम फिर से एक बार बोलेंगे इसको, बहुत बड़ा बॉर्डर नहीं है ये।
भूटान का। और इसी क्षेत्र को हम लोग यहाँ पर अभी देख रहे थे, ये वाला है, देखिए ये जो जोन है हमारा भारत के साथ, ये भी बॉर्डर हो रहा है, ये वाला और ये वाला क्षेत्र, ये पूरा ऊपर वाला चाइना साइड चला जा रहा है, बट बाकी एरिया जो है वो हमारे साथ बॉर्डर कर रहा है। ये थिम्फू, निगल्ट्रम यहाँ की करेंसी है, निगल्ट्रम। बहुत धनी देश नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये हमारे साथ बॉर्डर कर रहा है। और चाइना, चाइना का जिस जिस देश के साथ बॉर्डर है सारे जगह पर इसकी लड़ाई चल रही है। सिर्फ इससे इंडिया परेशान है ऐसा बात नहीं है। जहां भी आप देखिए, ये तो ये वाला एरिया मंगोलिया है ऊपर वाला, और ये आज से नहीं है, बहुत दिनों से डिस्प्यूटेड है। चीन के राजा शी हुआंगटी ने चीन का दीवार बनाया था मंगोलिया के आक्रमण से बचने के लिए। मंगोल, चंगेज खान, ऐसे लोग थे वहां, उनके आक्रमण से बचने के लिए नहीं, पर गोबी डेजर्ट है जो सबसे बड़ा इनलैंड डेजर्ट है, गोबी मंगोलिया में है। तो यहां से ऊपर से रूस वाला भी थोड़ा टच कर रहा है एरिया। तो इधर भी देख लीजिए, ये सब भी विवादित ही है, उसका एरिया समूचा इधर इस साइड से इंडिया को टच कर रहा है, यहां से ये वाला जो जोन दिख रहा है, ये इलाका भारत को टच कर रहा है उसका। फिर इधर देखिए ये नेपाल हो जाता है, और ये भूटान, ये इलाका, और इधर फिर म्यांमार आ जाता है, इधर नीचे ढक बांग्लादेश आ जाएगा। तो चाइना का ये अलग अलग प्रांत है इसका। और इधर कोरिया, इस साइड में कोरिया वाला इलाका चाइना के साथ हमारा। कौन कौन से एरिया है, लद्दाख वाला हमारा क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश भी होगा, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो इतना बड़े एरिया में चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट चल रहा है। और म्यांमार के साथ भी हमारी बॉर्डर 1643 किलोमीटर की बनती है। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की बॉर्डर है हमारी बर्मा के साथ। ये नया राजधानी है नेपिजाओ, पहले तो रंगून था, अभी नया राजधानी है बर्मा का। और म्यांमार के साथ भी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम ये बॉर्डर कर रहा है। तो आज इतना ही बताते हैं आज के क्लास में, और कल की टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे। आज सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया पर भी बात करेंगे, और जो भारत का जलीय विस्तार है, मतलब समुद्र में भारत की जो लोकेशन है उसमें कहाँ तक है, और वहां से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको बात करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे कि भारत में श्रीलंका के साथ अगर देखेंगे तो यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका के बीच में इस जगह पर, इस स्थान पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर आप शुरुआत करेंगे, पाक स्ट्रेट लिखिए। सबसे पहले लिखेंगे पाक स्ट्रेट, फिर पंबन आइलैंड। श्रीलंका के साथ अगर लिखेंगे तो पहले
पाक स्ट्रेट, फिर पंबन आइलैंड, ये इस साइड से, यहां से जब नीचे जाएंगे तो पहले पाक स्टेट, फिर पंबन आइलैंड, जहां पर ब्रैकेट में आप रामेश्वरम लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में आप लिखेंगे रामेश्वरम, और फिर इसके बाद लिखना है आदम्स ब्रिज, और फिर लिखना है गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। ये जब इंडिया की साइड से श्रीलंका में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले पाक स्ट्रेट आएगा। स्ट्रेट क्या है? ये नैरो वाटर स्ट्रीम होता है जो लार्ज टू लार्ज वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है। सो पाक स्ट्रेट कनेक्ट्स बे ऑफ बंगाल एंड अरबियन सी, बंगाल की खाड़ी को अरब के सागर से वहां से कनेक्ट कर रहा है पाक स्ट्रेट। और पाक स्ट्रेट जो है जल संधि हिंदी में बोलते हैं। और पंबन आइलैंड मतलब अगर इंडिया के साइड से देखते हैं तो पंबन आइलैंड जो है वो रामेश्वरम, और उसके बाद आदम्स ब्रिज, और फिर गल्फ ऑफ मन्नार। श्रीलंका के साइड से देखेंगे तो गल्फ ऑफ मन्नार हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान देना है कि अगर समुद्र के किनारे अगर कोई भी आकृति भी शेप की होती है तो उसको गल्फ बोला जाता है। कोई भी आकृति अगर यू शेप की बनती है तो उसको बे बोलते हैं, और अगर कोई आकृति सेमी सर्कल बन जाती है अर्धचंद्राकार तो उसको बाइट बोला जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के किनारे है बाइट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ज्योग्राफी में गल्फ भी शेप को बोला जाता है, बे यू शेप को बोला जाता है, और बाइट जो होता है वो बोलते हैं जो अर्धचंद्राकार होता है। तो गल्फ ऑफ मन्नार श्रीलंका के पास है। इसके साथ आपको ये भी जानना होगा कि भारत की सिग्निफिकेंस के भी पॉइंट साथ में बता देंगे, जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि सबसे पहले भारत का जो समुद्र में है वो समुद्र में जो पोर्शन है भारत का वो है जिसको टेरिटोरियल वाटर कहते हैं। सबसे पहले इसको, इस साइड नहीं दिख रहा, राइट साइड में इसको बोलते हैं, थोड़ा सा लेफ्ट कर दे, अगर राइट साइड में पूरा नहीं दिख रहा है तो इसको थोड़ा सा लेफ्ट कर देते हैं, ऐसे अभी दिख रहा होगा। तो इसको बोला जाता है सबसे पहले टेरिटोरियल वाटर। ये 12 नॉटिकल माइल होता है, जो इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे तो ये 22 किलोमीटर है, और कहीं कहीं पर ये 19 किलोमीटर होता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ये 22 किलोमीटर होता है, जिसको टेरिटोरियल वाटर कहा जाता है। ये मतलब क्या हुआ कि भारत के बॉर्डर से लेकर के 12 नॉटिकल माइल तक, 12 नॉटिकल माइल तक जो जगह होगा, ये लोकेशन को टेरिटोरियल वाटर बोलेंगे। यहां पर इस पानी में पूर्ण रूप से भारत का ही अधिकार है। इसमें कोई भी देश के लोग
बिना परमिशन का आना जाना भी नहीं कर सकते हैं। ये वाले पोर्शन ये टेरिटोरियल वाटर होता है। हर देश का 22 किलोमीटर तक टेरिटोरियल वाटर होता है, जिसमें ये अधिकार होता है उस देश को कि आना जाना उसी देश के लोग करेंगे, और विदाउट टेकिंग परमिशन नो कंट्री हैज राइट टू मूव इन दिस जोन। तो इसको टेरिटोरियल वाटर, ये हिंदी में अगर इसको बोलना चाहेंगे तो प्रादेशिक जल सीमा कहा जाता है। इसके बाद एक होता है कॉन्टिग्यूअस जोन, जिसको संलग्न क्षेत्रफल कहते हैं समुद्र में। और ये जो संलग्न क्षेत्रफल है ये 12 नॉटिकल माइल से लेकर के ये 24 नॉटिकल माइल तक होता है। ये वाला ये 12 नॉटिकल माइल से लेकर के 24 नॉटिकल माइल तक, 12 से शुरू होता है और 24 नॉटिकल माइल तक होगा। यहां से भी ये 24 नॉटिकल माइल होगा। ऐसे ये 12 से लेकर फिर आगे बढ़ जाएंगे 24 नॉटिकल माइल्स तक एक्स्ट्रा। इसको संलग्न बोलते हैं। तो ये जो अप्रवासी कानून या सीमा शुल्क, पर्यावरण स्वच्छता या राजकोषीय अधिकार से संबंधित कानून यहाँ पर लागू होगा। पर्यावरण को ठीक रखने के लिए या जो दूसरे देश के भी लोग आ रहे हैं वहीं से परमिशन लेंगे। मतलब ये 12 के बाद जो अगला 12 होगा, मतलब ये 22 हुआ ना, और ये 22 के बाद जो नेक्स्ट 12 है, पहला 12 और नेक्स्ट 12, पहला 12 नॉटिकल माइल, समुद्र में नॉटिकल माइल होता है। तो ये पहला 12 किलोमीटर तक जो है वो उस क्षेत्र का प्रादेशिक जल सीमा है, उसको टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं। और उसके बाद वाला जो 12 किलोमीटर 12 नॉटिकल माइल का एक्सटेंशन है उसको बोला जाता है संलग्न क्षेत्रफल। यहाँ पर उसी देश का कानून लागू रहता है इस जगह तक में। ये दो चीज जरूर से याद रखिएगा। इसके बाद जो अगर आप देखेंगे तो समुद्र में मेरे भारत की जो लोकेशन है उसके चलते फायदा है कि 3 साइड से वाटर है। तो यहां से लेकर के और अप टू 200 नॉटिकल माइल, जिसको अगर हम लोग किलोमीटर में करेंगे तो 220 किलोमीटर होगा। इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, EEZ। ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है जो कोई भी देश इकोनॉमिकली उस पानी का प्रयोग कर सकता है। इकोनॉमिकली वहां से मिनरल निकाल सकता है, फिशिंग कर सकता है, नमक केंद्र बना सकता है, अपने माने आर्थिक दृष्टिकोण से कोई भी चीज का दोहन कर सकता है। ये 320 किलोमीटर तक में इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। तो भारत का EEZ काफी बड़ा है। इसका कारण ये है कि हमारा तीनों साइड में बॉर्डर मिल जा रहा है। बंगाल की खाड़ी के साइड भी मिल जा रहा है, अरबियन साइड के भी मिल जा रहा है, और नीचे में हिंद महासागर के साइड में भी मिल जा रहा है। तो हमारा EEZ जो होता है वो बड़ा हो जाता है। उसके बाद अगर हम लोग अंडमान निकोबार से काउंट कर लें तो यहां से EEZ के लिए हमको और एक्सटेंशन मिलेगा। तो इसलिए भारत का जो क्षेत्र होता है वो ज्यादा बड़ा और विस्तृत हो जाता है। इसका कारण यही है विस्तृत होने का। कि जो भारत का क्षेत्र है वो अगर भारत और इंडोनेशिया को देखा जाए तो ग्रेट निकोबार को देख लीजिए और वहां से सुमात्रा द्वीप के बीच में जलीय सीमा है हम लोगों का। मतलब आप थोड़ा सा डाउन कर देते हैं इसको तो आप अगर देख पाएंगे नीचे वाला पोर्शन, ये वाला इलाका, अगर आप भारत के
लिहाज से देखें तो ये अंडमान निकोबार वाले पार्ट से हमारा जो ग्रेट निकोबार है वो काफ़ी काफ़ी नज़दीक हो जाता है, किसका, इंडोनेशिया का। तो वहाँ तक हमारा एरिया जो है विस्तार हो जा रहा है, तो ये भी एक फायदा हमको होता है। ठीक ग्रेट निकोबार वाला जो पोर्शन है वहाँ तक चला जाता है। अगर आप म्यांमार के बारे में सोचेंगे तो म्यांमार का एक कोको आइलैंड है जो अंडमान के काफ़ी स्थित है, कोको चैनल। तो वहाँ पर भी जलीय सीमा है। यहाँ पर म्यांमार के अंदर, यहाँ पर इस लोकेशन पर, यहाँ पर कोको आइलैंड है, इसमें म्यांमार का लोकेशन है, तो वो दोनों भी आ जाता है। तो इंडिया का मालदीव के साथ भी 8 डिग्री चैनल है। मालदीव लक्षद्वीप में इस एरिया पर, यहाँ पर मालदीव है ये जगह पर, तो यहाँ पर 8 डिग्री चैनल जो है वो उसको अलग करता है। तो कुछ वाटर चैनल हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपको, जो एग्जाम में आते रहते हैं, वो वाटर चैनल इंडिया के जो आसपास है। तो एक तो सबसे पहले आप 9 डिग्री चैनल लिखिए, जो इस साइड में होंगे हम इधर लिख देंगे 9 डिग्री चैनल। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये 9 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री क्यों है। ये लैटिट्यूड के आधार पर है कि इतने डिग्री पर ये वाटर चैनल है। फिर चैनल क्या होता है, स्ट्रेट एक पतली पट्टी होगी, पानी की पतली पट्टी जो होती है वो होती है स्ट्रेट। चैनल में विड्थ ऑफ द स्ट्रीम इज मोर वाइड। अगर स्ट्रेट को आप समझें तो उसकी जो वाटर चैनल होती है वो लगभग 500 मीटर से 1 किलोमीटर का होता है वाटर चैनल। मतलब देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ स्ट्रीम इन टू ओशन, इनफैक्ट ऐसे आप बोल सकते हैं। तो वो दो समुद्र को, दो सागर को वो स्ट्रेट जोड़ भी रहा है। और चैनल जो है ये इसकी विड्थ तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर के बीच होती है, उतनी चौड़ी पानी की पट्टी होती है। और आपको पता चलेगा उसके मूवमेंट से, क्योंकि जो समुद्र में वाटर मूवमेंट होता है डेंसिटी डिफरेंस से होता है, सॉल्टीनेस के डिफरेंस से होता है, और टेम्परेचर डिफरेंस से होता है। तो समुद्र के अंदर भी एक रिवर है जिसको ओशन करेंट बोलते हैं। तो समुद्री जलधाराएं होती हैं जो एक पर्टिकुलर रूट पर बहते रहती हैं। तो समुद्री जलधारा के अलावा बीच बीच में दो अलग अलग सी के डेंसिटी, सॉल्टीनेस और टेम्परेचर डिफरेंस से वहां पर कुछ स्ट्रेट फॉर्म हो जाते हैं जो दो जलाशय को जोड़ रहे हैं, और वाटर चैनल थोड़ी सी ज्यादा चौड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहले 9 डिग्री वाटर चैनल आपको बता रहे हैं, ये इस साइड में, यानी कि ये अरेबियन सी के साइड में है, और ये लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करती है। सो 9 डिग्री चैनल इज इन बिटवीन लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय। ये दोनों भारत में लक्षद्वीप का ही भाग है। अमीन देवी, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, ये दोनों भाग है। तो 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करती है, ये पहला आप लिखेंगे। और 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है। आप यहाँ लक्षद्वीप नीचे, अगर आप साथ में मैप रखे होंगे तो उसमें देख पाइएगा कि लक्षद्वीप को 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव को मिनिकॉय से, इस दोनों के बीच में आप बना दीजिए। यहाँ पर मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है, और लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल है। इसके बाद आप ग्रेट चैनल लिखिए। ग्रेट चैनल जो है ये सुमात्रा जो है यहाँ इस साइड में, जो अंडमान निकोबार का लास्ट हमारा
यहां लिख देते हैं ग्रेट चैनल। ग्रेट चैनल इन बिटवीन लिखेंगे ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार एंड इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का जो सुमात्रा पार्ट है, आप जानते होंगे कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा आइलैंड्स इंडोनेशिया में ही, सबसे ज्यादा द्वीप जो है वर्ल्ड का वो इंडोनेशिया में है। तो जो सुमात्रा आइलैंड है, जहां पर सुमात्रा आइलैंड है, वो सुमात्रा और भारत का ग्रेट निकोबार जो है, हमारा सबसे दक्षिणी आइलैंड जो है वो ग्रेट निकोबार है। और ग्रेट निकोबार आप जैसा जानते हैं कि ग्रेट निकोबार पर स्थित जो इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी बिंदु है, वहां से लेकर के सुमात्रा के बीच में एक वाटर चैनल है, और वो जो वाटर चैनल है उसका नाम है, उस वाटर चैनल का अगर नाम देखेंगे तो वह है ग्रेट चैनल। ये याद रखिएगा कि वो ग्रेट चैनल है, ग्रेट चैनल। इसके बाद आप लिख लें पाक स्ट्रेट, तो पहले लिख ही चुके हैं, आप महिम क्रिक लिखें। ये मुंबई के पास महिम क्रिक जो है, आपको इस पर दिख पाएगा। ये जहां पर मुंबई का लोकेशन है, ये मुंबई के पास एक पतली सी क्रिक जो होता है, ये टूटी फूटी इस प्रकार की रेखा होती है, ऐसा जैसे गुजरात में इसको अनडुलेटेड कोस्ट लाइन बोलते हैं, ऐसी टूटी फूटी रेखा होगी। तो बॉम्बे के पास में महिम क्रिक, उसका नाम है महिम इंडिया के आसपास जो भी वाटर बॉडीज है, तो वहां से अगर किसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, ये प्रीलिम्स के पर्पज से, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, और बाकी चीज़ों के लिए तो आपको बताते ही रहते हैं। तो महिम क्रिक, और अगर बोला जाएगा सर क्रिक, तो इस जगह पर, यहाँ पर गुजरात और पाकिस्तान के बीच में पानी में, इस जगह पर सर क्रिक, ये फिशिंग पॉइंट होती है। जहां जहां पे क्रिक वर्ड आ रहा है, ये फिशिंग पॉइंट होते हैं, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद म्यांमार के साथ में, जो आपको अभी तुरंत बता रहे थे कि ये म्यांमार का एक कोको आइलैंड है यहाँ, तो इस दोनों के बीच में ये जो कोको आइलैंड का पोर्शन है, और जो हमारा अंडमान निकोबार है, जो हमारा नॉर्थ अंडमान है, इसके बीच में एक वाटर चैनल है जिसका नाम कोको स्ट्रेट है। इसका नाम है कोको स्ट्रेट। इन बिटवीन अंडमान निकोबार का जो नॉर्दर्न पोर्शन है, जिसको नॉर्थ अंडमान आप बोल सकते हैं, और उत्तर में, और हमारा जो म्यांमार और उसके बीच में है। इसी प्रकार से अंडमान में भी कई पॉइंट है, जैसे अंडमान निकोबार में जितने आइलैंड है, उसमें एक तो ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो अंडमान का है, और एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है जो निकोबार का है। तो इस दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल है। लास्ट ईयर भी यूपीएससी में आया था क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल इज इन बिटवीन अंडमान एंड निकोबार। 8 डिग्री अगर बोला जाएगा तो उधर लक्षद्वीप मिनिकॉय उधर में है, 9 डिग्री बोला जाएगा तो उधर इस साइड में है, और 10 डिग्री इधर है, अंडमान और निकोबार के बीच में, अंडमान और निकोबार के बीच में। इसी प्रकार से डंकन पास, ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है। अंडमान निकोबार में भी ग्रुप ऑफ आइलैंड में, जैसे कि नॉर्थ अंडमान है, मिडिल अंडमान होता है, उसके बाद साउथ अंडमान है, लिटिल अंडमान है। तो साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान
साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान, इसके बीच में डंकन पास है, डंकन पास, डंकन चैनल भी आप बोल सकते हैं उसको। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है। ये जरूरी है आपको जानना ये सारी चीजें, चूंकि भारत के जब वाटर चैनल की बात हो रही है तो ये सारे पॉइंट से आने जाने का रास्ता भी हो जाता है। अब भारत की स्थिति से हमें क्या लाभ है, भारत का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है उससे क्या लाभ है ये देखेंगे। जैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सबसे पहले आप भारत की लोकेशन में पहला पॉइंट आप लिखेंगे हिमालय का महत्व, जो हमने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था। लगभग 2500 किलोमीटर लेंथ है हिमालय की, इसका महत्व क्या है। और जो इधर वेस्ट साइड में इंडस रिवर और ईस्ट साइड में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच है, तो पहला तो ये स्टोर हाउस है आइस के लिए, जिससे उत्तर भारत की नदियों में पानी मिल रहा है। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत की जलवायु को ट्रॉपिकल बनाने में मदद मिलता है, क्योंकि मानसून विंड को वो पेनिट्रेट करने से, चाइना के साइड में पेनिट्रेट करने से प्रिवेंट कर रही है, हिमालय कर रहा है। और दूसरा कि जब कोल्ड विंड, आप अभी शीतकाल में देखते होंगे कि इतना मतलब अगर 10-12 डिग्री भी टेम्परेचर है तो स्थिति क्या होती है। लेकिन अगर -40 हो जाता तो आप समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी का हाल क्या होता। तो हिमालय के, अगर एक साल कभी कभी क्वेश्चन देता है कि दिल्ली जिस अक्षांश पर स्थित है उसी अक्षांश पर चीन में कोई शहर विकसित नहीं हो पाया, क्यों? उसका कारण यह है कि दिल्ली की लैटिट्यूड अगर आप देखेंगे अक्षांश, तो वो नियर अबाउट दिल्ली का लोकेशन जो होगा वो आप एक अंदाजन अगर देखेंगे तो वो 30-35 डिग्री के आसपास होगा, 32-33 डिग्री के आसपास होगा। तो यहां और वहीं पर तिब्बत साइड में क्या होता है कि जो ध्रुवीय हवाएं आती हैं वो वहां की विंटर सीजन में टेम्परेचर को डाउन करके -30-40 कर देती है, जबकि दिल्ली में ये टेम्परेचर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री तक ही होता है, तो वहां माइनस में नहीं जा रहा है। अगर -1 जो आप देख रहे हैं, अगर हिमालय नहीं होता है तो ये वाला जो जोन देख रहे हैं ना, ये पूरा एक कोल्ड डेजर्ट बन जाता है। ये पूरे इलाके में सिर्फ बर्फ होता है, ये पोलर एरिया जैसा हो जाता है, जैसे तिब्बत का एरिया है। तो एक तो हमारा जो लोकेशन है भारत का, उसमें हिमालय का होना और इससे काफी फायदा हो जाता है। साथ ही साथ जो अगर आप देखेंगे तो एक चीज ये है कि इसमें आक्रमण नहीं हो सकता भारत में। हालांकि इसमें 2 पॉइंट ऐसे हैं, एक तो आप इस साइड में जहां से आज भारत में पेनिट्रेट किए थे खैबर पास, और दूसरा बोलन पास क्या होता है? पास आर द गैप इन द माउंटेन। पास का जब यूज करते हैं वर्ड का तो इसका मतलब होता है पर्वतों पर आने जाने के लिए जगह। और ये बेसिकली कैसे हो जाता है कि कोई माउंटेन जब बन रहा है तो माउंटेन का ये ऊपर वाला पोर्शन है और ये नीचे जो सिंक्लाइन आ रहा है नीचे, ये अगर ज्यादा नीचे आ गया ऐसे, तो माउंटेन में ये भी ऊंचा है और ये भी ऊंचा है, लेकिन ये पोर्शन जब ज्यादा नीचे आ जाता है तो ये रूट, इसको हिंदी में दर्रा बोलते हैं, इंग्लिश में पास बोलते हैं। तो
प्राचीन काल में भी, मध्यकालीन में भी और आज भी अगर कहीं पर रोड का निर्माण हो रहा है, रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा है, तो वो निर्माण जो हो रहा है वो पास से हो रहा है, और वो पास इसी माउंटेन को काट करके बनाया जाता है, इसी माउंटेन को काट करके बनाया जाता है वो पास। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको दर्रा बोलते हैं। दर्रा, पास का मतलब दर्रा। तो खैबर पास जहां से आर्य भारत में आए थे, उसी प्रकार से बोलन पास, खोजक पास, ये सारे पाकिस्तान वाले बॉर्डर पर हमारे पास है, उधर के माउंटेन पर। आगे जब रीजनल और पढ़ाने का मौका मिलेगा तो जरूर से आपको बताएंगे। इसके साथ आप हिंद महासागर वाले पॉइंट को लिख लेंगे, जिसमें पैसिफिक के साथ हमारा जो लिंक है, और इवन कि आप ये समझे कि इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ में जो स्वेज कैनल, बहुत ज्यादा फायदा है। क्या ज्यादा फायदा है? तो भारत को इससे ज्यादा फायदा इसलिए है क्योंकि ये पेनिट्रेशन जो हो रहा है ना, इस पेनिट्रेशन से भारत के पास व्यापारिक रास्ता मिल रहा है अमेरिका का। अमेरिका तक जाने का भारत को व्यापारिक रास्ता मिल रहा है। तो ये आप इसमें नोट डाउन करिएगा। तो ये तो भारत के जो इकोनॉमिक पोजीशन है, तो उसके अनुसार से सिग्निफिकेंस जो इंडिया का जब लिखने के लिए आएगा, तो उसमें आप क्या क्या चीज और लिख सकते हैं। आप इंटरनेशनल रिलेशन लिख सकते हैं। भारत के लोकेशन के चलते अगर आप देखेंगे तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ये इंडियन ओशन के सामने है, और कुछ जो है वो हमारे इंटरनेशनल बाउंड्री से जुड़े हुए हैं। तो हमको ये मौका मिलता है कि सारे लोगों के साथ हमारी रिलेशन बेहतर हो। तो ये इंडियन ओशन का जो कनेक्शन है इंडिया और अदर पार्ट्स के साथ में, वाटर वे के साथ, सबके साथ हम जुड़े हुए हैं। यहाँ की क्लाइमेट आप लिखेंगे। भारत का जो क्लाइमेट है ये एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं है। वर्ल्ड के कई पार्ट में एक्सट्रीम क्लाइमेट दिखेगा, लेकिन हमारे यहाँ पर जो जलवायु है वो मॉनसून है, और मॉनसून जलवायु होने के चलते जो बड़े जनसंख्या हमारे पास है, वो राइस कल्टीवेशन करने में मॉनसून जलवायु की एक भूमिका होती है कि चावल की खेती ज्यादा से ज्यादा हमारे क्षेत्र में हो। आप देखेंगे तो साउथ एशिया में इंडिया और चाइना दोनों में पॉपुलेशन ज्यादा भी है और चावल की खेती भी बहुत ज्यादा हो रही है। इसका एक बड़ा कारण है कि हमको मॉनसून का फायदा मिला है। हमारी जो पर्टिकुलर इंडिया की जो स्ट्रक्चर है, जो हमारा पेनिनसुलर शेप है, जिसमें 3 साइड से वाटर है और यहीं पर मॉनसून विंड क्रॉस करती है, तो ये फायदा भारत को मिल जाता है। तो क्लाइमेट मैंने एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं है जिसमें हमको नुकसान हो, वो हमको नहीं मिल रहा है। और जियो स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस लिखेंगे भारत का, कि पॉलिटिकल अगर देखेंगे तो भारत की जो लोकेशन है, देखिए तो एक साइड में हमको ये पूरा डिजर्ट एरिया मिल रहा है इधर में, जिसमें हम इंटरनेशनली किसी देश के साथ में फाइट कर सकते हैं, और एक जोन में हमको हिमालय मिल रहा है इधर, और इस साइड में हमको महासागर से। तो हमारी प्रोटेक्शन नेचुरल भी है। अगर आप समझिए कि इतनी प्रोटेक्शन होने के बावजूद अगर हमारे पड़ोसी राष्ट्र जो दुश्मन है वो हमारे यहाँ पेनिट्रेशन कर रहे हैं, अगर ये नहीं होता, आप अंदाजा कर सकते हैं कि अगर भारत का ये समुद्री इलाका नहीं होता, इधर मरुस्थल नहीं होता और इधर हिमालय नहीं होता, आप समझिए अभी जो पेनिट्रेशन हो रहा है उसके लिए हम लोगों को जो रास्ता मिलता है वो ये वाला मिलता है। यहाँ से ये पंजाब और इधर जम्मू कश्मीर का ये इलाका से पेनिट्रेशन होता है, और इधर बांग्लादेश। देखिए इधर में आप अंदाजा कर सकते हैं कि जहां पर चारों साइड से है, इधर समुद्र में थोड़ा सा ही बच रहा है, तो कितना लोग इंडिया में आ रहे। और अगर हमें ये फायदा नहीं मिला होता तब तो भारत के मूल लोग भारत में रहते ही नहीं, सारे बाहरी लोग ही भारत में आ जाते, दूसरे देश के लोग ही आ जाते, और फिर वो अपनी नागरिकता की डिमांड करते, जैसा अभी
हो रहा है, जो बांग्लादेश के रिफ्यूजी भारत में है उनको की नागरिकता और राशन कार्ड सारी चीजें बनाने की जो बात चल रही है। तो ये भी पॉइंट आप लिखेंगे ओशनिक ट्रेड कॉमर्स के अलावा कि जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है भारत का, जिसमें इसकी इम्पोर्टेंस है कि यहाँ पर जल्दी आक्रमण कोई देश नहीं कर सकता है। इसके अलावा जो हमारा इंडियन ओशन का रिसोर्सेज है वो लिखेंगे कि इंडियन ओशन में अगर भारत चाहे तो इसकी रिसोर्सेज का लाभ वो ले सकता है, जो हमने आपको पहले बताया कि टेरिटोरियल वाटर का लाभ ले सकता है या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का लाभ ले सकता है, और एक तीसरा लाभ भी ले सकता है जिसमें जो जापान करता है, जिसको समुद्र में हाई सी के नाम से जानते हैं। हमको ये फायदा होगा चूंकि भारत में हम लोग समुद्री रूप से अगर देखें तो वहां पर जो मिनरल है, समुद्र में जो पेट्रोलियम का भंडार है, जो फिशिंग ग्राउंड है, हम लोग उतना डेवलप नहीं कर पाए। एक वर्ष यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि जापान का फिशिंग डेवलप होना और जापान का टेक्नोलॉजी डेवलप होने में मुख्य भूमिका क्या है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास जब ऑप्शंस नहीं होते हैं, जापान के पास चूंकि ऑप्शंस ही नहीं है इसलिए वहां का फिशिंग डेवलप है। इंडिया के पास एग्रीकल्चर ऑप्शन है। अब आप ऐसा भी कभी कभी देखते होंगे कि जिनके माता पिता स्ट्रगल वाले हालत में होते हैं, जिनके बच्चे स्ट्रगल हालत में होते हैं, घर में सुविधा नहीं होती है, वैसे बच्चे सीबीएसई, आईसीएसई, यूपीएससी, बैंकिंग वगैरह में टॉप कर जाते हैं, उनको नौकरी मिलने में आसानी हो जाती है। लेकिन जिस बच्चे को बहुत ज्यादा सुविधा मिल जाता है, इसके एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन जिसको सुविधा जरूरत से ज्यादा मिल जाता है उनकी सक्सेस रेट घट जाती है। आप पॉलिटिकल इंडिया में भी आज भी वर्तमान में देख लीजिए कि जिस राजनीतिक पार्टी के जो लोग सत्ता में ऐसे मिल गया है पोस्ट, उनकी सक्सेस नहीं हो पा रही है, और जो लोग स्ट्रगल करके ग्राउंड लेवल से आए हैं वो सक्सेस कर रहे हैं। तो ये भारत के पास चूंकि एग्रीकल्चर एक बड़ा ऑप्शन है कि हमारे पास चावल की खेती हो जाती है, हम लोगों के पास गेहूं की खेती हो जाती है, हर एरिया में कुछ ना कुछ खेती हो जा रहा है। झारखंड वगैरह की मिट्टी ऐसी है कि सब्जी की खेती, फ्रूट्स की खेती, पपीता की खेती कहीं भी हो जाती है। तो जहां पर ऑप्शंस होगा वहां डेवलपमेंट रुकेगा दूसरे सेक्टर में, लेकिन जहां ऑप्शंस लिमिट होता है वहां पर, जैसे जापान या इजराइल, ऐसे देश का विकास करने का एकमात्र कारण होता है कि इनके पास एक तो जमीन का शॉर्टेज। अब जापान के बारे में सोचिए कि उसकी 80% जमीन जो है माउंटेनस है, वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन खराब है, तो एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, कोई मिनरल नहीं है वहां पर। इजराइल की 90% जमीन बेकार है। तो ऐसे देश का विकसित करना ज्यादा आगे हो जाता है। यूरोप के छोटे छोटे देश जब ओलंपिक में जाते हैं तो जितना हमारे झारखंड की जनसंख्या है, बिहार की जनसंख्या है, उसकी आधी आबादी से भी कम है, और वो 10-10 गोल्ड मेडल जीत लेते हैं। लेकिन हमारे देश में आप स्थिति देख रहे होंगे, इसका नतीजा क्या होता है कि हम लोग उस परिस्थितियों से नहीं जूझ रहे जो दूसरे देश जूझ रहे हैं, और वहां पर राष्ट्र के प्रति समर्पण हो जाता है, और इसका फायदा उन देशों को मिलता है जो भारत को नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा सा भारत की स्थल सीमा का बॉर्डर भी देख लीजिए। रेड क्लिफ वाली लाइन जो है ये 1947 में, 1947 में रेड क्लिफ लाइन ये बनाया गया था, और उस समय बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, इसलिए भारत बांग्लादेश सीमा का निर्धारण भी रेड क्लिफ लाइन से ही किया जाता है। और भारत पाकिस्तान वाला जो एरिया है, आपको खास करके ये वाला जोन
और उस समय पर जिस समय ये बना था रेड क्लिफ लाइन 1947 में, उसने ये डिमार्केशन किया था ये वाले लाइन का। तो आप अक्सर पढ़ते होंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के बिलीफ ब्रिटिश ऑफिसर थे। तो ये पूर्वी पाकिस्तान था पहले और वो पश्चिमी पाकिस्तान था। तो ये दोनों के बीच की रेखा जो थी, इसको रेड क्लिफ ने तैयार किया था कि ये बॉर्डर लाइन होगा। हालांकि आज की डेट में ये विवादित हो गया है और विवाद का कारण है कि दोनों देश का, दोनों ओर से, बांग्लादेश का और इधर से पाकिस्तान का, इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन होना, इंडिया की जमीन का कैप्चर करना। भारत में खास करके इस इलाके में ये पोर्शन कैप्चर्ड है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि ये इलाका कैप्चर्ड है हमारा। और जहां पर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आप बोलते हैं, पीओके, या फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है एलओएसी, इसमें हम यहां पर कमजोर पड़ जाते हैं। और पाकिस्तान ने अपनी पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद डिक्लेयर करके रखा है और ये इलाका उसके कब्जे में है। उसी प्रकार से ये जो लद्दाख का क्षेत्र आप देख रहे हैं, लेह के किनारे का, ये इलाका चाइना के कैप्चर में है। ये इलाका चीन ने कैप्चर करके रखा है, हमारा जो काराकोरम और लद्दाख का एरिया है, और उसको उसने अपना नाम भी रखा है अक्सई चीन। ये भी इलाका हमसे दूर है, चाइना के पास है वर्तमान में। और ये जो बीच का पोर्शन है, जो हमने बीच वाली लाइन खींची है, ये इस इलाके को पाकिस्तान ने भारत से छीन करके, अब बल्कि बहुत सुनने में अटपटा लगता है कि पाकिस्तान ने छीन लिया। ये उसी प्रकार की बात है कि कोई रिक्शा वाला, ठेला वाला रिलायंस की प्रॉपर्टी छीन ले, टाटा की प्रॉपर्टी छीन ले, तो आप क्या कहेंगे? लेकिन अगर टाटा घराने के अंदर आपसी अंदरूनी विवाद हो, वहां के लोग ही अगर उनके दुश्मन हो जाएं, तो ये कोई भी कर सकता है। तो भारत की प्रॉपर्टी इसलिए छीनी जाती है कि भारत के जो लोग हैं, ये भारत के बारे में कोई नहीं सोचता। वो अपने बारे सोच रहा है, अपनी राजनीतिक दुकान के बारे सोच रहा है, लेकिन भारत को आगे लेकर के चलना है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लेकर के चलना है, ये सोचने वाले लोग बहुत कम बचे हैं भारत में। इसका कारण है कि छोटे छोटे देश, जिसकी जो हमारे एक जिला का मुकाबला नहीं कर सकता, भूटान, नेपाल, ऐसे देश भी भारत से लड़ाई करने के लिए आगे आ जाते हैं। इसका एकमात्र कारण होता है कि जब आपके देश के अंदर अगर एकता नहीं हो, आप देखते होंगे कि 365 दिन भारत को तोड़ने की साजिश भारत के अंदर ही रचा जाता है। आप ये चीज को जरूर से महसूस करते होंगे कि अब वो दिल्ली सुरक्षित नहीं रही जो किसी जमाने में, मुगलों के जमाने में भी हुआ करती थी, उतनी भी सुरक्षित आज दिल्ली नहीं है। और सबसे आसान काम हो जाता है कि आप जाइए, वहां धरना दीजिए और किसी भी ना किसी प्रकार से सारे लोग भारत सरकार पर दबाव डाल करके हर काम पर व्यवधान उत्पन्न कीजिए। और इसका नतीजा ये होता है कि बाहर से फंडिंग आने लगती है। हम अपने एक वीडियो में बताए थे कि कैसे पैसा हवाला से भारत आता है। और यही कारण है कि आज के वर्तमान संदर्भ में भारत की स्थिति बहुत डाउन हो चुकी है अंदरूनी कारण से। तो अगर आप देखें मैकमोहन रेखा को, तो ये रेखा बेसिकली हेनरी मैकमोहन ने 1914 में बनाया था। चाइना के साथ इंडिया का बॉर्डर जो है, ये 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हो रहा था, तो हेनरी मैकमोहन ने इस रेखे का निर्धारण कर दिया था। उस समय में भारत नहीं था बल्कि ब्रिटिश इंडिया था। तो ब्रिटिश इंडिया के समय में 1914 में रेखे का निर्धारण कर दिया गया था। और ये अरुणाचल प्रदेश के एरिया में, जहां पर ये वाला जो हमारा रीजन है, अरुणाचल प्रदेश का ये रीजन, खास करके ये वाला पोर्शन, इस एरिया में बनाया गया।